हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम मेटलर्जी के सेक्शन में हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। यानी हम कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट करें, कैसे हम निकालें किसी ओर या मिनरल से। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कौन से ऐसे ओर हैं जिसमें कॉपर प्रेजेंट है। तो देखते हैं। फर्स्ट ओर लिखा है बॉर्नाइट या पिकॉक। फॉर्मूला होता है Cu5Fe4। सेकेंड और सबसे मेन है जो इसमें, दैट इज कॉपर पायराइट। इसका दूसरा नाम है कैल्कोपायराइट। इसमें जो कॉपर की परसेंटेज है वो है 34.5% और फॉर्मूला है इसका CuFeS2। इसको फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फूल्स गोल्ड किस ओर को कहते हैं, दैट इज कॉपर पायराइट या कैल्कोपायराइट। क्यों? गोल्ड का मतलब होता है गोल्डन कलर, यानी ये दिखने में गोल्ड जैसा लग रहा है, ब्राइट गोल्डन कलर होता है। तो दिखने में हमें लगता है गोल्ड है, लेकिन एक्चुअल में गोल्ड नहीं होता है, इसीलिए हम इसे फूल्स गोल्ड कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें कैल्कोसाइट या कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस, इसका फॉर्मूला होता है Cu2S। इसमें कॉपर की परसेंटेज है 67% कॉपर। नेक्स्ट इज क्यूपराइट। क्यूपराइट Cu2O, रबी कॉपर भी कहते हैं इसे। इसमें कॉपर की परसेंटेज है 88.8% कॉपर। नेक्स्ट इज कार्बोनेट ओर में मेलेकाइट, जो ग्रीन कलर का होता है, CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। इसमें कॉपर की परसेंटेज है 57.7%। फिर नेक्स्ट आता है एजुराइट, ब्लू कलर का होता है, फॉर्मूला 2Cu CO3.CuOH का होल ट्वाइस। इसमें कॉपर की परसेंटेज 55.1%। ओवरऑल हमें दिखने से ये लगता है कि 88.8 को हम मेन ओर मानेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो मेन ओर हम इसमें लेते हैं दैट इज कॉपर पायराइट या कैल्कोपायराइट। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है और हम इसको ज़्यादा ऑब्टेन करने के लिए इसमें लार्ज क्वांटिटी में हम इसे यूज़ करते हैं। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में हम यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा कॉपर मिलेगा। कम क्वांटिटी के लिए हम कॉपर पायराइट को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो कॉपर पायराइट्स है ये लार्ज क्वांटिटी के लिए ही एप्लीकेबल है और उसी से हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो हम आते हैं इसके फ्लो चार्ट पे। फ्लो चार्ट है जो इसका, उसमें सबसे पहले हमने क्या किया, इम्प्योर कॉपर पायराइट्स लिया। फिर हमने इसे क्रशिंग और ग्राइंडिंग करनी है जिससे पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। स्टेप वही है जो हमने पहले बताया था आपको, सेम वही स्टेप है। उसके बाद हम इसे कंसंट्रेट करेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से। क्यों? क्योंकि इसमें सल्फाइड और प्रेजेंट है। अब सल्फाइड की वजह से हम इसका क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग करेंगे क्योंकि उसमें सल्फाइड होता है, तो हम रोस्टिंग करते हैं और हमें रोस्टेड ओर मिल जाता है। और रोस्टिंग से बहुत सारी इम्प्योरिटी रिमूव होती है, लाइक फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर, मॉइस्चर एसेट्रा। रोस्टेड ओर के बाद हम क्या करेंगे, इसका स्मेल्टिंग या रिडक्शन करेंगे। ब्लास्ट फर्नेस में इसका हमने पढ़ा था, ब्लास्ट फर्नेस, उसमें हम इसका रिडक्शन या स्मेल्टिंग करवाते हैं।
और इसके बाद हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है यहाँ से, दैट इज़ कॉपर मैट। इसका फॉर्मूला पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, नीट एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि कॉपर मेट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ Cu2S प्लस FeS। इसके बाद हम क्या करते हैं, बेसिमराइजेशन प्रोसेस करते हैं बेसिमर कन्वर्टर में, और यहाँ से ये बेसिमर जो कन्वर्टर होता है ये कॉपर मेट को चेंज करता है ब्लास्ट कॉपर में। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है। तो यहाँ पे जो Cu2S की परसेंटेज लगभग 98 के आसपास मानी जाती है, जबकि FeS से 2% माना जाता है, क्योंकि इसमें कॉपर है। ब्लिस्टर कॉपर मिलता है हमें, जो कि प्योर 98 से 99.5 तक प्योर माना जाता है। इसके बाद हम इसका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं या पोलिंग करते हैं, इससे हम इसे प्यूरिफाई कर लेते हैं। इसमें इम्प्योरिटी होती है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, सेलेनियम या टेलेनियम की इम्प्योरिटी होती है, जिससे हम इसे रिमूव करेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप में आते हैं हम, जैसे रोस्टिंग का। रोस्टिंग किसे कहते हैं? रोस्टिंग में होता है पहले हमने हीटिंग किया, फिर हीटिंग कब तक करना है, उसके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे तक, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो इसमें क्या रिएक्शन होगी, देखो ये है आपका कॉपर पायराइड CuFeS2। इसमें हमने ऑक्सीजन पास करके हीटिंग करी, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है Cu2S प्लस FeS, और SO2 गैस यहाँ से रिलीज होती है। अब हम कह रहे हैं जो रोस्टिंग होता है वो ऑक्साइड में चेंज करता है, जबकि हमें यहाँ पे सल्फाइड मिल रहे हैं, क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड। तो हम क्या करेंगे अब इसका, ये फर्दर ऑक्सीडेशन होता है। फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो Cu2S का ऑक्सीडेशन होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाता है Cu2O में, फेरस ऑक्साइड में, क्यूप्रस ऑक्साइड में सॉरी, और SO2 गैस निकलती है। ऐसे ही फेरस सल्फाइड का ऑक्सीडेशन होगा और ये फेरस ऑक्साइड में चेंज होता है और SO2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है। तो फाइनली हमें यहाँ पे ऑक्साइड मिलता है। अब सेकंड है स्मेल्टिंग का, देखते हैं। स्मेल्टिंग हमें पता है ब्लास्ट फर्नेस में यूज होता है जनरली। इसमें हम रोस्टेड और कोक और सिलिका को लेते हैं। सिलिका एज अ फ्लक्स काम करता है। टेम्परेचर लगभग 1400 से 1450 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। इसमें हम हर एक का रोल देखेंगे। जो सिलिका हमने डाला है, सिलिका क्या करता है, FeO यानी फेरस ऑक्साइड की इम्प्योरिटी को रिमूव करता है और स्लैग बना देता है, स्लैग। तो यहाँ पे जो सिलिका है ये फ्लक्स का काम करता है, जबकि यहाँ पे इम्प्योरिटी होती है, बेसिक इम्प्योरिटी होती है। तो जितनी भी बेसिक इम्प्योरिटी है वो सिलिका के थ्रू रिमूव हो सकती है, लेकिन इसमें जो सबसे मेजर है वो FeO है। इसके अलावा भी बहुत सारे बेसिक इम्प्योरिटी होती हैं जिसको सिलिका रिमूव करती है। इसके बाद फिर यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन तो हमने पहले कराया था, लेकिन फिर भी अगर कोई सल्फाइड का कुछ पोर्शन ऑक्साइड में चेंज नहीं हुआ तो यहाँ पे फिर से चेंज होता है और फिर से चेंज होगा, और ये बनता है आपका सल्फाइड से ऑक्साइड के टर्म्स में। तो यहाँ पे दोबारा ये ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, और ऐसे ही फेरस सल्फाइड है जो आपका फेरस ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो जो सल्फाइड है आपका वो ऑक्साइड में चेंज होगा, ये भी सल्फाइड है, ऑक्साइड चेंज हो जाएगा। यहाँ से SO2 गैस रिलीज होती है कंटिन्यू। तो इसमें कोक का काम क्या है, हमने कोक भी डाला था। ऑक्सीजन हम लगातार, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस है तो इसमें ऑक्सीजन हम हॉट ऑक्सीजन को ब्लास्ट करते हैं, तो ऑक्सीजन
है जो आपका, वो उस पोर्शन को जो सल्फाइड से ऑक्साइड में चेंज नहीं हुआ है उसे चेंज करेगा। कोक क्या करता है कि जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो FeO फिर से Fe2O3 में चेंज हो जाता है। तो जब FeO Fe2O3 में चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे सिलिका इसको चेंज नहीं कर सकती है। तो क्या करते हैं कि जो हम कोक डालते हैं ये फेरिक ऑक्साइड का रिडक्शन कर देता है और फिर से इसे FeO में चेंज कर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो डेल G की वैल्यू होती है वो FeO की -64.2 किलोजूल पर मोल होती है, जो कम है किससे? Fe2O3 से, जिसकी होती है -195.5। तो इसमें स्टेबल ज़्यादा कौन है? इसमें स्टेबल है फेरिक ऑक्साइड। तो हर हमेशा फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड में चेंज होना चाहेगा। क्यों? क्योंकि फेरिक ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन जैसे हम उसमें कोक C या CO डालते हैं तो ये क्या करता है कि फेरिक ऑक्साइड को फिर से फेरस ऑक्साइड में चेंज कर देगा, जिससे कि हम यहाँ से स्लैग के थ्रू ये निकल सकता है। अगर हमने यहाँ पे कोक को नहीं डाला तो ये इम्प्योरिटी यहाँ पे रह जाएगी फेरिक ऑक्साइड की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि फेरिक ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल है फेरस ऑक्साइड से। इसके बाद हमें जो कॉम्बिनेशन मिलता है दैट इज Cu2S और FeS। इन दोनों कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कॉपर मेट। इसमें हमें फिर 2 लेयर मिलती है जो हमने पहले लास्ट फर्नेस में पढ़ा था। तो जो ऊपर लेयर है दैट इज स्लैग, उसे हम निकालते हैं बाहर, और दूसरी जो लेयर होती है वो है आपका कॉपर मेट। इसमें कॉपर मेट होता है Cu2S और FeS का कॉम्बिनेशन, जिसमें 98% तक क्यूप्रस सल्फाइड होता है और 2% तक फेरस सल्फाइड होता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कॉपर मेट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कॉपर मेट का फॉर्मूला क्या होता है। इसमें सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम इसके टॉपिक पे, बेसिमराइजेशन। बेसिमराइजेशन इज अ प्रोसेस, एक ही प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस को हम कहाँ पे करते हैं? बेसिमर कन्वर्टर। इसमें जो हम एपरेटस यूज करते हैं उसका नाम है बेसिमर कन्वर्टर। ये कन्वर्ट करेगा, कन्वर्टर का मतलब कन्वर्ट करता है किसको? कॉपर मेट को कन्वर्ट करता है ब्लिस्टर कॉपर में। कॉपर मेट से ब्लिस्टर कॉपर में जो हम कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बेसिमराइजेशन। और ये जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं दैट इज बेसिमर कन्वर्टर। अब ब्लिस्टर का मतलब क्या होता है? ब्लिस्टर मीन्स क्या होता है कि जैसे हमने कोई कॉपर लिया था, इस कॉपर में से SO2 गैस बाहर निकल जाती है, या जो नाइट्रोजन गैस है SO2 गैस, नाइट्रोजन गैस, जो जिसमें गैस प्रेजेंट होगी, लेकिन जो मेजर अमाउंट में गैस निकलती है दैट इज SO2 गैस। तो जैसे ये गैस बाहर निकलती है तो यहाँ पे कुछ कुछ होल्स टाइप के बन जाते हैं, क्योंकि गैस की जगह पे क्या होगा? एम्प्टी स्पेस आ जाएगा। कुछ तो जनरली अपर जो इसका सरफेस है तो उस तरीके से ये दिखने लगता है। इसीलिए हम इस कॉपर को ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो ब्लिस्टर इसमें हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉपर मेट यूज़ करते हैं, सिलिका फिर से यूज़ करते हैं, और ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर फिर से डालते हैं इसमें। तो क्या क्या रिएक्शन होती है देखते हैं। अगर कुछ अमाउंट में FeS रह गया तो दोबारा, क्योंकि हो सकता है ये 95% पहले चेंज हो चुका हो, तो अगर वो 5% जो बचा है तो वो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है उसका, और ये FeO में फिर चेंज हो जाता है और SO2 गैस यहाँ से रिलीज होती है।
FeO सिलिका के साथ कंबाइंड होके फिर से स्लैग बना देता है, जिसे हम सेपरेट कर देते हैं। क्यूप्रस सल्फाइड है जो, उसका फिर से ऑक्सीडेशन होता है और वो क्यूप्रस ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। क्यूप्रस सल्फाइड क्यूप्रस ऑक्साइड में चेंज होता है और SO2 गैस फिर से रिलीज होती है। फिर क्या होता है, इसका ऑटो रिडक्शन होता है, अपने आप ही यहाँ पे रिडक्शन होता है, ऑटो रिडक्शन होता है। और जो ये Cu2O है, ये दोबारा Cu2S के साथ कंबाइंड होके ब्लिस्टर कॉपर बना लेती है और SO2 गैस रिलीज हो जाती है। और SO2 गैस रिलीज हो जाएगी और ये ब्लिस्टर कॉपर, तो यहाँ पे 98 से 99.5% तक हमें प्योर कॉपर मिलता है। इसमें भी इम्प्योरिटी होती है, Fe की, Mn वगैरह की कुछ इम्प्योरिटी रह जाती है। अब हम देखते हैं कि बेसिमर कन्वर्टर क्या होता है। बेसिमर कन्वर्टर में क्या होता है कि हम यहाँ पे एक एपरेटस लेते हैं, इधर से हम हॉट एयर को पास करते हैं कंटिन्यू, ये हॉट एयर है, यहाँ से हॉट एयर पास की जाती है और सैंड को मिलाया जाता है, सिलिका या हम सैंड को इसमें मिलाते हैं कंटिन्यूसली, और उसके साथ साथ ये सैंड की एक लेयर इसके अंदर भी हम पूरी रख देते हैं। यहाँ सैंड की लेयर है, हॉट लेयर पास हो रही है, हॉट एयर पास होती है, सैंड की लेयर है और यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली सैंड भी रखते हैं। इसमें हम Cu2S और FeS यानी कॉपर मीट को रखा जाता है। हम हीटिंग करेंगे तो हीटिंग करने से हमें क्या होता है, ये ऑक्साइड में चेंज होगा पहले, फिर इसका सेल्फ रिडक्शन होता है और फाइनली हमें ब्लिस्टर कॉपर मिलता है, यानी ये रिएक्शंस इसके अंदर होती है। फिर हम इसे निकालते हैं। इस तरीके से कॉपर से हमें प्योर कॉपर मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सिलिका का रोल क्या है? सिलिका या सैंड, जो सिलिका होती है या सैंड, इसका रोल क्या है? सिलिका या सैंड का रोल है एक्ट एज अ फ्लक्स का काम करता है और बेसिक इम्प्योरिटी को ये रिमूव करता है। तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपने ज़्यादा फोकस करना है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है, जो हमने इसमें पहले भी डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हमने पहले किया हुआ है, पहले आप देख सकते हो, मैंने एक स्पेशल टॉपिक इसका डाला हुआ था, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। वहाँ से हम कॉपर को बिल्कुल 100% प्यूरिफाई करते हैं। इसमें जो इम्प्योरिटी है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इसके अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, जिसे हम कहते हैं एनोड मड। सेलेनियम है, जिसको हम जेरोक्स मशीन में यूज़ करते हैं फोटो रिसीवर के फॉर्म में। तो इस तरीके से हर एक के यूज़ अलग अलग है। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कॉपर मेट क्या है, ब्लिस्टर कॉपर किसे कहते हैं, इसमें सिलिका का रोल क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आज का टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू।